हेलो स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम यू बैक टू योर चैनल पॉलिटेक्निक क्लासेज। मेरा नाम अंकित है। आज मैं वन लाइनर सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ स्टील स्ट्रक्चर ड्राइंग की। तो जितने भी छात्र इसका वेट कर रहे थे, अब उनका इंतज़ार खत्म हुआ। और इसमें मैं आज तो मैं खैर ट्रस्ट के करा रहा हूँ, बट आगे मैं चैप्टर वाइज नहीं कराऊंगा। अब मैं कंबाइंड कराऊंगा पूरे सिलेबस के जितने हैं, ताकि आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन दे सकूँ पूरी बुक के, और आपकी एग्जाम की तैयारी अच्छी से अच्छी हो सके। ठीक है, तो आज के चैप्टर में इसका क्लास 1 देख लेते हैं, और इसके बाद स्टील स्ट्रक्चर ड्राइंग, एस्टिमेशन और CMAD का भी यही चल रहा है। उनका भी प्रोसेस पूरा हो चुका है लगभग, तो उनके वन लाइनर स्टार्ट होने वाले हैं। CMAD में तो ऑलरेडी मैं आपके सिलेबस थ्योरी से ही करा रहा हूँ, तो उसमें वही चीज़ें फिर से अगर कुछ अलग मुझे मिलता है तो मैं उसको फिर से बनाऊंगा। ठीक है, तो चलते हैं इसका क्लास 1। स्टूडेंट चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले ट्रस्ट का बेसिक स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जिन स्टूडेंट्स का फंडामेंटल्स क्लियर नहीं है वो एक बार इसको देख लें, मैं 2 मिनट में सब समझा दूंगा, फिर हम आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, इस टाइप का ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर, एक फ्रेम्ड ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर, इसको कहते हैं ट्रस। ठीक है, इस स्ट्रक्चर के ऊपर एक शीट कवर लगा के हम छत तैयार करते हैं, जिसके ऊपर एक फ्लैट कवर होता है, जिससे कि छत कवर हो जाती है पूरी और आपको छत की तरह बिहेव करती है। ट्रस तो वैसे एक प्लेन में ही होती है, ट्रस पूरी चौड़ाई में नहीं होती है। छत की पूरी चौड़ाई में तो छत का आवरण कवर पड़ता है। ठीक है, ट्रस तो एक सिंगल कैंची होती है, एक सिंगल फ्रेम होता है बस। और वैसे मल्टीपल फ्रेम्स एक के बाद एक लगा के उनको छत की शीट से कवर करके हम एक ट्रस बना लेते हैं। अब देखिए, ट्रस के जो मेजर कॉम्पोनेंट्स हैं वो क्या हैं। स्टार्टिंग करते हैं बिल्कुल टॉप से। ट्रस के सबसे टॉप पर आप देखेंगे पीक। ठीक है, इसी को क्राउन भी कहते हैं। और इस क्राउन वाली जो लाइन होती है, मतलब जैसे एक क्राउन ट्रस कुछ इस तरीके की होगी आगे और पीछे से, तो इस पूरी लाइन को जो लाइन मिलाती है उसको रिज लाइन कहते हैं। ठीक है, पहला हो गया पीक। दूसरा टॉप कॉर्ड। ठीक है, अब यहाँ आप 2 चीज़ देखेंगे, टॉप कॉर्ड और बॉटम कॉर्ड। टॉप कॉर्ड और बॉटम कॉर्ड क्या होते हैं, जब जो मेंबर्स टॉप के प्रिंसिपल राफ्टर, यानी कि जो प्रिंसिपल राफ्टर ये टॉप का मेंबर है, प्रिंसिपल राफ्टर के साथ जो जुड़े होते हैं ये सारे टॉप कॉर्ड कहलाते हैं। ठीक है, और जितने नीचे की टाई बार के साथ जुड़े होते हैं वो सारे बॉटम कॉर्ड कहलाते हैं। ठीक, इसके बाद वेब। देखिए, वेब क्या होते हैं, बीच की जितनी भी टाई और स्ट्रट होती हैं ये सारी वेब कहलाती हैं, या कभी कभी वेब कॉर्ड भी इनको कहते हैं। ये टाई और स्ट्रट का कॉम्बिनेशन होते हैं। ठीक, और टॉप कॉर्ड और बॉटम कॉर्ड को आपस में जोड़ने का काम करते हैं वेब। ठीक है, इसके बाद देखिए ओवरऑल हाइट, इसको हम एक्चुअल में राइज कहते हैं। टेक्निकल लैंग्वेज में राइज क्या होता है, इस हाईएस्ट पॉइंट से इस लोएस्ट पॉइंट के बीच की दूरी को राइज कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए कैंटिलीवर। ये कैंटिलीवर किसको बोल रहे हैं, कैंटिलीवर ये जो सपोर्ट है ना, सपोर्ट के बाहर जो दूरी निकली हुई है इसको कैंटिलीवर बोलते हैं। यहाँ पर एक सपोर्ट, दूसरा सपोर्ट, इस सपोर्ट के सेंटर से सेंटर तक की दूरी इफेक्टिव इसका स्पैन होगा, और अंदर से अंदर तक की दूरी इसका क्लियर स्पैन होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर एक पॉइंट दिया है पैनल पॉइंट, और यहाँ पर दिया है पैनल लेंथ। देखिए, पैनल पॉइंट और पैनल लेंथ क्या होते हैं, जितने भी बॉटम कॉर्ड और टॉप कॉर्ड होते हैं इनको जो भी मेंबर जोड़ते हैं, ठीक है, तो जिस पॉइंट पर ये जुड़ते हैं उस पॉइंट, ये ध्यान रखिएगा, बॉटम कॉर्ड और टॉप कॉर्ड को जोड़ने वाले मेंबर्स का जो जॉइंट होता है उस पॉइंट को कहते हैं पैनल पॉइंट। ये सारे पैनल पॉइंट्स हैं, और 2 पैनल पॉइंट्स के बीच की हॉरिजॉन्टल दूरी को पैनल लेंथ कहते हैं। ठीक है, पैनल लेंथ कैसे पता चलती है, जैसे आपने एक पैनल ये लगाया, दूसरा यहाँ लगाया, तो इनके बीच की हॉरिजॉन्टल दूरी, अब ऐसे तिरछा नहीं नापेंगे, ऐसे सीधा नापेंगे इनके बीच को। ठीक है, तो वो होगी इसकी पैनल लेंथ। ठीक, इसके अलावा बियरिंग। बियरिंग क्या होता है, यहाँ पर एक बियरिंग प्लेट लगती है सपोर्ट के ऊपर, उसी को धारण कहते हैं, वही बियरिंग प्लेट धारण लेती है, उसे बियरिंग प्लेट कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा ओवरहैंग। ये ओवरहैंग का सेक्शन बाहर की तरफ को निकला हुआ है, जो कैंटिलीवर का पोर्शन है जो सपोर्ट से बाहर को निकला है वो ओवरहैंग है। इस पर 2 तरीके के कट लगते हैं, प्लम कट और स्क्वायर कट। मैं पिछले लेक्चर्स में आपको बता चुका हूँ, आप उसको देख सकते हैं। तो ये बेसिक ओवरव्यू था ट्रस के बारे में, और आपसे ट्रस में मेरी मानिए बेसिक क्वेश्चन ही पूछेंगे, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। ठीक है, तो इतना तक आप समझ गए, अगर कुछ और हो तो आप क्वेश्चन से पूछ सकते हैं। ठीक, आगे देख लेते हैं क्वेश्चन सब। क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन दिया है, ढांचेदार संरचना जिसका उपयोग ढालू छतों के निर्माण में किया जाता है। स्लोपिंग स्ट्रक्चर यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ स्लोपिंग रूफ। तो ढांचेदार संरचना जिसका उपयोग ढालू छतों के निर्माण में किया जाता है उसे क्या कहते हैं, मैंने पीछे ही बताया था, उसको कहते हैं ट्रस या कैंची। ठीक है, इन क्वेश्चंस में आप क्वेश्चंस पढ़ें और आंसर समझें, क्वेश्चंस पढ़ें और आंसर समझें, बस। इसमें आपसे कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कवर अप भी कर पाएंगे, और आपको चैप्टर पढ़े बिना भी चैप्टर की डीप नॉलेज हो जाएगी। मैं ऐसे क्वेश्चंस लेके आ रहा हूँ। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। छत कैंची समान पार्ट वाले छत की तुलना में ट्रस एज कम्पेयर टू फ्लैट रूफ हल्की एवं सस्ती पड़ती है। इसको याद रखिएगा, फ्लैट रूफ के कंपैरिजन में छत जो होती है वो हल्की भी पड़ती है, सस्ती भी पड़ती है, और ज़्यादा बड़े स्पैन पर आप उसका प्रयोग भी कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमें दिया है, कैंची के सभी अवयव एक ही समतल में स्थित होते हैं, इसलिए कहा जाता है ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ ट्रस लाई इन द सेम प्लेन सो दे आर कॉल्ड। देखिए, एक चीज़ होती है प्लेन फ्रेम, एक होती है स्पेस फ्रेम। आप यहाँ प्लेन फ्रेम लिखा देख रहे हैं, एक होता है स्पेस फ्रेम। ठीक है, जिस स्ट्रक्चर के सारे मेंबर्स एक ही प्लेन में स्थित होते हैं,
वो कहलाता है प्लेन फ्रेम। और जिसके सारे मेंबर्स अलग अलग प्लेन में, जैसे अब एक तल का मतलब क्या है, एक कागज़ है, ठीक है, तो वो कागज़ एक ही तल है। अब उस तल में जितने भी बिंदु आप पेन से बना देंगे वो सारे एक ही तल में कहलाएंगे, ठीक है। पर वहीं आप एक मोटी सी कॉपी लें, एक बिंदु किसी पेज पे बनाएं, एक बिंदु किसी पेज पे बनाएं, तो उनका तल बदल जाएगा। तो वो अलग अलग जो तल होते हैं उनको स्पेस फ्रेम वाला स्ट्रक्चर कहते हैं, और जिनका एक ही तल पे होता है उसको प्लेन फ्रेम स्ट्रक्चर कहते हैं। अब देखिए, जो आपकी ट्रस होती है, चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, जो ट्रस होती है, ट्रस प्लेन फ्रेम स्ट्रक्चर होती है, ठीक। वहीं अगर आप टॉवर ओवर देखेंगे, जो टीवी के टॉवर या उसके मोबाइल नेटवर्क के टॉवर्स होते हैं, वो सारे स्पेस फ्रेम में आते हैं, ठीक। ट्रस का एक मेंबर होगा और जब आप इसकी काट को देखेंगे तो ये एक ही प्लेन में आएगी, तो ये कहलाएगा प्लेन फ्रेम या समतलीय ढांचा। और वहीं आप किसी टॉवर ओवर को देखेंगे, जिस टाइप का टॉवर जिसमें कि ऊपर से कई ट्रस मेंबर्स जुड़े हुए हैं, वो आएगा स्पेस फ्रेम के अंदर, ठीक है। अगला देख लेते हैं, कैंची पर आने वाला भार पूर्णतः, द लोड ऑन द ट्रस इज कम्प्लीटली, बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखिएगा, कैंची पे आने वाला भार अक्षीय तनन और अक्षीय संपीड़न के अंतर्गत होता है। कैंची पर बिल्कुल एक्सियली टेंसाइल और एक्सियली कंप्रेशन फोर्सेज आते हैं, इसीलिए इनको स्ट्रट और टाई कहते हैं। स्ट्रट और टाई वो होते हैं जिनमें टेंसाइल फोर्सेज आते हैं, स्ट्रट वो होते हैं जिनमें कंप्रेसिव फोर्सेज आते हैं। और बिल्कुल एक्सियल आते हैं, मतलब आपका जो मेंबर होगा उस मेंबर की जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस होगी बिल्कुल उस एक्सिस से पास करेगा, ठीक है। मान लीजिए आपका मेंबर है तो इस मेंबर की जो एक्सिस होगी उससे पास करेगा एक्सियली। ये चीज़ बिल्कुल ट्रस के साथ बेसिक जो बाउंडेशन है वो ये ट्रस तभी होगी जब उस पर अक्षीय तनन और अक्षीय संपीड़न बल आएंगे। आगे देखते हैं, कैंची में सबसे उच्चतम बिंदुओं की मिलान रेखा कहलाती है रिज लाइन। मैंने पीछे बताया था, जब आपको एक ट्रस, दो ट्रस, तीन ट्रस, चार ट्रस आपने सबको जोड़ दिया तो इनको जो टॉप की लाइन मिलाएगी उसको रिज लाइन कहेंगे, और यहाँ पर एक कैप लगाते हैं जिसको रिज कैप कहते हैं, जो इसको कवर करती है ताकि टॉप से पानी अंदर ना आए बरसात में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कैंची के विभिन्न अवयवों को आपस में जोड़ने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ट्रस आर यूज टू जॉइन डिफरेंट कंपोनेंट्स टुगेदर विद द यूज ऑफ। तो ट्रस क्या है? ट्रस कोई सिंगल मेंबर तो है नहीं, ट्रस कई मल्टीपल मेंबर्स से बना है। उसमें टेंशन मेंबर भी है, कंप्रेशन मेंबर भी है, टाई भी है, स्ट्रट भी है, फ्लैट भी है। अब इन सब मेंबर्स को आपस में जोड़ेंगे कैसे? अब तो खैर वेल्डिंग का प्रयोग होने लगा है, जब वेल्डिंग का प्रयोग नहीं होता था तो हम गजेट प्लेट का प्रयोग करते थे, ठीक है। गजेट प्लेट क्या करती है, जो एक मेंबर होता है उस मेंबर के बड़े छोटे क्रॉस सेक्शन एरिया को बड़े क्रॉस सेक्शनल एरिया में ट्रांसफ़र कर देती है, जिससे क्या होता है कि उस पर लोड इंटेंसिटी पर यूनिट एरिया पे घट जाती है, जिससे वो लोड बेयर कर सकता है, ठीक है। जैसे एक मेंबर यहाँ जुड़ा, एक मेंबर यहाँ जुड़ा, एक मेंबर इधर जुड़ा, तो एक गजेट प्लेट इस लोड को बड़े एरिया पे ट्रांसफ़र करके अगले मेंबर पर ट्रांसफ़र कर देगी, जिसके कारण ये लोड बेयर कर पाएंगे आराम से, ठीक है। तो ये गजेट प्लेट का बेसिक प्रिंसिपल है और इसका सही आंसर है गजेट प्लेट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कैंची के मुख्य तनन उपांग से उच्चतम बिंदु के बीच की दूरी, द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द मेन टेंसाइल मेंबर ऑफ द ट्रस एंड रिज लाइन इज। देखिए, ट्रस का जो हाईएस्ट पॉइंट होता है ना वो, और जो रिज लाइन होती है, ठीक है, वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द मेन टेंसाइल मेंबर एंड ट्रस रिज लाइन क्या है? देखिए, इस टाइप से आपका जो ट्रस बनेगा, ट्रस का जो ये हाईएस्ट पॉइंट है ये कि यहीं पे रिज लाइन होती है, और जो टाई मेंबर, मेन टाई मेंबर क्या होता है? ये नीचे वाला होता है, ठीक है। ये इस पर टेंसाइल फोर्सेस आते हैं, बाहर की तरफ को खींचता है ये। तो मेन टाई मेंबर और इसके बीच की दूरी के वर्टिकल डिस्टेंस को क्या कहेंगे? इसके वर्टिकल डिस्टेंस को कहते हैं राइज या उठान। अगला क्वेश्चन, कैंची में क्षैतिज अवयव जो एक कैंची से दूसरी कैंची को जोड़ते हैं और छत आवरण को सहारा देते हैं कहलाते हैं, ठीक है। द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इन ए ट्रस दैट कनेक्ट वन ट्रस टू अनदर एंड सपोर्ट रूफ कवरिंग। देखिए, इस बात को बहुत आराम से समझिएगा। ट्रस के अधिकतम मेंबर्स को वर्टिकल या फिर इंक्लाइन माना जाता है, बट कुछ ही मेंबर्स होते हैं जो हॉरिजॉन्टल होते हैं, और वो हॉरिजॉन्टल मेंबर्स कौन से होते हैं? उनमें बेसिक मेंबर होता है इससे पहले पर्लिन। होता है क्या, जब आपकी एक ट्रस है, ये दूसरी ट्रस है, तीसरी ट्रस है, तो अब इस पर अगर आप छत का आवरण या कवर डालेंगे तो वो कवर कहीं तो रेस्ट करेगा, इसके बीच के हिस्से में कहाँ रेस्ट करेगा वो? तो इसलिए जब हम इस तरीके के जब हम बनाते हैं स्ट्रक्चर तो क्या करते हैं, इसमें एंगल मेंबर्स यहाँ से यहाँ तक हॉरिजॉन्टली डाल देते हैं, ठीक है। इसी को कहते हैं पर्लिन, और ये पर्लिन जुड़े होते हैं प्रिंसिपल राफ्टर से क्लीट के द्वारा। तो आपस में लोड ट्रांसफरिंग के लिए क्लीट का यूज़ होता है, और पर्लिन वो मेंबर होता है जो कि हॉरिजॉन्टली पड़ा होता है एक ट्रस से दूसरी ट्रस तक छत के रूफ के कवर को सपोर्ट देने के लिए। तो क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, छत कैंची की सबसे ऊपरी ढालू अवयव जिसके ऊपर पर्लिन लगाई जाती है, टॉप मोस्ट स्लोपिंग मेंबर ऑफ ट्रस विद सपोर्ट पर्लिन, ठीक है। देखिए, आपका प्रिंसिपल राफ्टर कुछ इस तरीके का होता है, एंगल सेक्शन भी हो सकता है, ठीक है, मोस्टली एंगल सेक्शंस ही होते हैं ये। तो इसके ऊपर आप पर्लिन लगाते हैं, ठीक। अब पर्लिन लगाने पर क्या होता है, पर्लिन को सपोर्ट देने के लिए पर्लिन के आगे क्लीट लगाई जाती है ताकि वो पर्लिन नीचे की तरफ ना खिसके। मैंने ड्राइंग के लेक्चर्स में ट्रस बना के दिखाई है, आप उसमें भी देख सकते हैं। तो क्लीट नीचे को ना खिसके, ठीक है। तो
क्वेश्चन में पूछा गया है टॉप मोस्ट स्लोपिंग मेंबर ऑफ ट्रस विच सपोर्ट परलिन। तो सपोर्ट को परलिन देने वाला टॉप मोस्ट स्लोपिंग मेंबर कौन सा है? प्रिंसिपल राफ्टर। ठीक है, प्रिंसिपल राफ्टर परलिन के नीचे लगा होता है और कॉमन राफ्टर प्रिंसिपल परलिन के ऊपर लगा होता है। ये बात को समझ लीजिएगा, प्रिंसिपल राफ्टर ये नीचे वाला होता है जिस पर आपका परलिन टिका होता है। ठीक, और इसके ऊपर रूफ शीट होती है, उसके ऊपर पहले कॉमन राफ्टर होता है फिर रूफ शीट होती है। ठीक, आगे देख लेते हैं। किंग पोस्ट का पार्ट होता है स्पैन ऑफ किंग पोस्ट ट्रस 6 मीटर तक। के बाद ध्यान रखिएगा किंग पोस्ट का ट्रस 6 मीटर के पार्ट तक के लिए बनाया जाता है। ठीक है, आगे इसके और क्वेश्चन भी इंक्लूड किए मैंने। क्वीन पोस्ट का पार्ट होता है 6 से 9 मीटर के बीच। ठीक है, तो क्वीन पोस्ट 6 से 9 मीटर के स्पैन के लिए यूज़ होता है और किंग पोस्ट 6 मीटर तक के ट्रस के लिए। किंग पोस्ट और क्वीन पोस्ट में बेसिक सा अंतर ये होता है, किंग पोस्ट में यहाँ पर वर्टिकल सस्पेंडर एक ही होता है और क्वीन पोस्ट में वर्टिकल सस्पेंडर 2 होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन। फिंग ट्रस का पार्ट माना जाता है, फिंग ट्रस तो आपके सिलेबस में ही है, तो एज़ पर रूल फिंग ट्रस का जो पार्ट माना जाता है वो 9 से 12 मीटर के बीच माना जाता है। ठीक है, इसको ऐसे ही याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन। जिस कैंची के मध्य में 2 उपस्तंभ दिए जाते हैं, ट्रस प्रोवाइडेड विद 2 वर्टिकल मेंबर सस्पेंडर्स आर कॉल्ड। मैंने भी बताया था जिस कैंची के में वर्टिकल 2 मेंबर्स दिए जाते हैं, ठीक है, 2 सस्पेंडर मेंबर्स दिए जाते हैं, उसको वो कहलाती है क्वीन पोस्ट। ठीक है, क्वीन पोस्ट के अंदर 2 वर्टिकल होते हैं, किंग पोस्ट के अंदर 1 वर्टिकल होता है, इसको ध्यान रखिएगा। तो किंग पोस्ट कहलाती है जिसमें 2 वर्टिकल मेंबर्स या फिर हिंदी में कहें तो 2 उपस्तंभ दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन। जिस कैंची के मध्य में 1 ऊर्ध्व उपस्तंभ दिया जाता है, ट्रस विच कैन हैव 1 वर्टिकल मेंबर यूज्ड एज अ मेन टाई मेंबर या सस्पेंडर, मैंने आपको पीछे बताया था, उसको कहते हैं किंग पोस्ट। ठीक है, उसमें एक ही मेंबर दिया होता है। अगला क्वेश्चन। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव ट्रस इज कॉल्ड एज। लगातार 2 ट्रस के बीच केंद्र से केंद्र की दूरी को कहा जाता है। देखिए, आपने एक ट्रस बनाई, ठीक है, इसका ये प्रिंसिपल राफ्टर हो गया, ये वाला प्रिंसिपल राफ्टर हो गया। अगली ट्रस बनाई, इसका ये प्रिंसिपल राफ्टर हो गया। ठीक, अब देखिए इस प्रिंसिपल राफ्टर से इस प्रिंसिपल राफ्टर के बीच की दूरी, ठीक है, 2 कंसेक्यूटिव लगातार 2 प्रिंसिपल राफ्टर्स के बीच की दूरी, इस हिस्से को बे कहते हैं। ठीक है, एक प्रिंसिपल राफ्टर के सेंटर से दूसरे प्रिंसिपल राफ्टर के सेंटर तक की दूरी को बे कहेंगे। ठीक है, तो ये बे, एक राफ्टर से राफ्टर तक की दूरी को कहलाएगा बे। ठीक है, अगला क्वेश्चन। लोकेशन ऑन अ ट्रस वेयर मेंबर्स और एंड टॉप और बॉटम कॉर्ड्स इंटरसेक्ट एंड आर कनेक्टेड बाय मेटल कनेक्टर प्लेट्स। एक ट्रस पर स्थान जहां वेब उपांग और संपीड़न या तनन उपांग प्रतिच्छेद करते हैं और गसट प्लेट से जुड़े होते हैं। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था पैनल पॉइंट और पैनल डिस्टेंस क्या होती है, पैनल डिस्टेंस पैनल पॉइंट कैसे देखते हैं या कैसे पता करते हैं। तो ऐसे मेंबर्स जहां पर टॉप और बॉटम कॉर्ड को आपस में जोड़ा गया हो किसी वेब मेंबर के द्वारा, उसको हम कहेंगे पैनल पॉइंट, उस जॉइंट को कहेंगे पैनल पॉइंट। ठीक, अगला क्वेश्चन हमें दिया है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर लाइन ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पैनल पॉइंट्स अलोंग द टॉप और बॉटम कॉर्ड। तनन या संपीड़न उपांग के लगातार 2 पैनल बिंदुओं की केंद्र रेखा के बीच की दूरी है। मैंने पीछे बताया था पैनल डिस्टेंस और पैनल पॉइंट का अंतर, बिल्कुल इसी को कहते हैं पैनल डिस्टेंस। 2 पैनल पॉइंट्स के बीच की हॉरिजॉन्टल दूरी पैनल डिस्टेंस कहलाएगी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिया है छत आवरण में साधारण एस्बेस्टस सीमेंट चादरों को सिरों पर कम से कम चढ़ाव देना चाहिए। एस्बेस्टस सीमेंट शीट इन रूफ कवरिंग शुड हैव मिनिमम कवर एट एंड। देखिए, जब आप किसी छत को कवर करते हैं ट्रस से, तो कवर करते टाइम आप इसके ऊपर कोई शीट डालेंगे, चाहे जीआई की शीट हो, चाहे मेटल की शीट हो, चाहे एस्बेस्टस की शीट हो, चाहे सीमेंट की शीट हो, कुछ भी हो। तो जो आप एंड पर जो कवर देते हैं ना, कम से कम कितना चढ़ाव देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसमें थर्मल एक्सपेंशन भी होता है थोड़ा बहुत मौसम के कारण, और विंड लोड के कारण भी शिफ्टिंग हो या खिसकने के डर रहते हैं। तो इस कारण से जो मिनिमम कवर दिया जाता है वो 10 से 15 सेंटीमीटर दोनों सपोर्ट पर, मतलब एक सपोर्ट से 10 से 15 सेंटीमीटर चढ़ाव आप कम से कम उस पर रखेंगे। ठीक है, एक राफ्टर के ऊपर। ठीक, राफ्टर नहीं, सॉरी, पर्लिन के ऊपर। ठीक है, अगला तो स्टूडेंट्स अगले क्वेश्चन में हमें दे रखा है इकोनॉमिकल स्पेसिंग ऑफ रूफ ट्रसेस। छत कैंची की मितव्ययी दूरी होती है। देखिए, छत कैंची की मितव्ययी दूरी वो होती है जब 2 ट्रस के बीच की वह दूरी जिसमें उनके बीच का जो स्पैन होगा वो कितना अधिक से अधिक ले जा सकते हैं आप, जिसमें उसकी कॉस्ट मिनिमम से मिनिमम आ जाए। ठीक है, मतलब वो मिनिमम डिस्टेंस 2 ट्रस के बीच का जिसमें उसकी कॉस्ट मिनिमम हो और जितनी अधिक से अधिक आप उसका स्पैन रख सके, वो उसकी मिनिमम स्पेसिंग या इकोनॉमिकल स्पेसिंग कहलाती है। ठीक है, अब इकोनॉमिकल स्पेसिंग निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है T = 2P + R, जिसमें T होती है एक छत कैंची की लागत या एक ट्रस की जो कॉस्ट होती है। P
P यहाँ पर होता है पर्लिन, जो एक पर्लिन होता है उसकी कॉस्ट इंटू 2 प्लस R। R क्या होता है, जो रूफ़ कवरिंग आप डालते हैं इसके ऊपर, उस रूफ़ कवरिंग की जो कॉस्ट होती है उसको 2P से प्लस करके आप जब निकालते हैं तो आपको वही जो कॉस्ट होती है एक ट्रस की वो निकल के आती है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, ये भी आपसे पूछा जा सकता है इकोनॉमिकल स्पेसिंग के क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट्स। अगले क्वेश्चन में दिया है छत कैंची की ढाल सामान्यतः रखी जाती है, जनरली द स्लोप ऑफ रूफ ट्रस इज केप्ट। देखिए जो ट्रस का जो स्लोप होता है, स्लोप ये वाला सेक्शन होता है, आप कितना ढाल यहाँ पे रख रहे हैं। ठीक है, तो ढाल जो जनरल रखी जाती है 25 डिग्री से 60 डिग्री के बीच इन जनरल रखी जाती है जब आपके वेदर कंडीशंस नॉर्मल हैं। ठीक है, बाकी इससे ज़्यादा बढ़ाना या घटाना डिपेंड करता है आप किस तरीके के ज्योग्राफिकल एरिया में रह रहे हैं। तो जनरल जो होगी 25 डिग्री से 60 डिग्री के बीच आप ढाल रखेंगे ट्रस का। अगला क्वेश्चन, सामान्यतः एस्बेस्टस चादरों के साथ छत कैंची का कोण कम नहीं होना चाहिए। नॉर्मली द एंगल ऑफ रूफ ट्रस विद एस्बेस्टस शीट शुड नॉट बी लेस देन। देखिए जो अब आप एस्बेस्टस की शीट जब आप प्रयोग करेंगे, जब ये कंडीशन दे दे कि एस्बेस्टस की शीट छत कवर की तरह प्रयोग की गई है, ठीक है, तो जो एंगल होगा ट्रस का वो मिनिमम कितना होना चाहिए, उसकी वैल्यू आप मिनिमम रखेंगे 30 डिग्री। ठीक है, इससे कम वैल्यू नहीं रखेंगे एस्बेस्टस शीट के केस में। अगला क्वेश्चन, कैंचियों का लाभकारी अंतराल होता है। द इकोनॉमिकल स्पेसिंग ऑफ ट्रस वेरीज बिटवीन। इसकी वैल्यू याद कर लीजिए, जो ट्रस का एक ट्रस से दूसरी ट्रस के बीच अगर आपको मिनिमम ऐसी स्पेसिंग रखनी है जो आपको मोस्ट इकोनॉमिकल भी पड़े और स्पेसिंग उस इकोनॉमी को ध्यान में रखते हुए आप अधिकतम ले सकें, तो वो होता है 1/4 से 1/5 के बीच। ठीक है, जो उसकी जो टोटल लेंथ होती है उसका L/4 से L/5 जो होगा स्पैन का, उतना आप अगर स्पेसिंग रखेंगे तो वो आपकी मोस्ट इकोनॉमिकल स्पेसिंग होगी। ठीक है, स्टूडेंट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिया है, छत पर्लिन में अधिकतम अनुमत विक्षेप है, मैक्सिमम अलाउएबल डिफ्लेक्शन इन रूफ पर्लिन। ठीक है, तो जो रूफ का पर्लिन होता है, जो मैंने बताया था अभी हॉरिजॉन्टल मेंबर होता है, उसमें मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कितना अलाउ होता है, तो उसकी वैल्यू होती है L/200। जो स्पैन होता है, स्पैन बटा 200 आप कर देंगे तो जो वैल्यू निकल के आएगी वो आपका मैक्सिमम अलाउएबल डिफ्लेक्शन होगी रूफ पर्लिन के केस में। अगला क्वेश्चन, पर्लिन को सहारा देने वाली छत कैंची के अवयव को कहा जाता है। द मेंबर ऑफ रूफ ट्रस विच सपोर्ट द पर्लिन इज नोन एज। अब देखिए मैंने पहले ही बताया था, पर्लिन आपका टिका होता है प्रिंसिपल राफ्टर के ऊपर। ठीक है, तो जो पर्लिन होता है उसको सहारा कौन देता है, प्रिंसिपल राफ्टर। ठीक, यहाँ पर अगर क्लीट एंगल लिखा होता तो भी वो सही होता है, क्योंकि क्लीट एंगल भी इसको रोकता है। क्लीट एंगल इस पर्लिन को आगे भागने से रोकता है, इसको यहाँ पर बांध के रखता है। ठीक है, और क्लीट एंगल ही होता है जो इस पर्लिन को और प्रिंसिपल राफ्टर को आपस में जोड़ता है। ठीक, तो यहाँ पर प्रिंसिपल राफ्टर दिया है इसलिए प्रिंसिपल राफ्टर है, अदरवाइज क्लीट एंगल होता तो वो भी सही आंसर होता है इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ढालू छत का निचला क्षैतिज किनारा जो प्रायः आलम से कुछ बाहर निकला रहता है, लोअर हॉरिजॉन्टल एंड ऑफ स्लोपिंग रूफ विच कैरी फॉरवर्ड थ्रू सपोर्ट आर कॉल्ड। इस चीज़ को मैंने अभी बताया था स्टार्टिंग में कैंटिलीवर से, तो वो जो हिस्सा बाहर को निकला होता है ना उसको ईव कहते हैं। ठीक है, ईव्स या छज्जा। जो लोअर एंड हॉरिजॉन्टल एंड होता है स्लोपिंग रूफ का, जो सपोर्ट से थोड़ा सा बाहर की तरफ को, जैसे आपका ये सपोर्ट है, इससे जो बाहर की तरफ को हिस्सा निकला रहता है इसको ईव्स कहते हैं, और यहाँ पर जो एक छोटी सी नाली बनाते हैं इसको कहते हैं ईव्स गटर। ठीक, अगला क्वेश्चन, इस्पातीय संपीड़ांक जो संपीड़न के अधीन है का अधिकतम तनुता अनुपात होगी। अब देखिए ट्रस के केस में क्या है, द मैक्सिमम परमिसिबल स्लेंडरनेस रेशियो फॉर स्टील स्ट्रट सब्जेक्टेड टू कंप्रेशन। जो ट्रस होती है, ट्रस का जो मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो होता है स्ट्रट का, ट्रस में जो स्ट्रट्स होती है उनका जो मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो होता है वो होता है 350। ठीक है, स्लेंडरनेस रेशियो आप जानते हैं इफेक्टिव लेंथ अपॉन लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन होता है, तो जो उससे वैल्यू निकल के आती है वो लोएस्ट रहती है, वो 350 परमिसिबल होता है स्लेंडरनेस रेशियो। ठीक है, अधिकतम, इससे ज़्यादा आप स्लेंडरनेस रेशियो परमिसिबल नहीं करते स्ट्रट्स के केस में। अगला, एक इस्पात छत कैंची की रिवेट की कुल मात्रा है, टोटल क्वांटिटी ऑफ रिवेट्स इन स्टील रूफ ट्रस। देखिए अगर आपको ट्रस रिवेट या बोल्ट के द्वारा जोड़ी जा रही है तो जो टोटल ट्रस का भार होगा उसमें इनका जो भार होगा वो 5% के आसपास रहता है। जैसे आपने रिवेट लगाई तो टोटल नंबर ऑफ रिवेट्स जो उस टोटल वेट ऑफ ट्रस होगा उसके 5% के आसपास रहेगा। ठीक है, 5% लगभग मान लेते हैं उसको, और बोल्ट के केस में भी ये सेम ही रहता है, वेल्डिंग के केस में काफ़ी कम हो जाता है। लास्ट क्वेश्चन, छत पर्लिन में अधिकतम बंकन आघूर्ण लिया जाता है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इन रोफ पर्लिन इज टेकन। तो इसकी वैल्यू याद रखिएगा WL/10। ठीक है, ये वेट है, L इसकी इफेक्टिव लेंथ है, स्पैन है, और 10 उसका फैक्टराइज से हम डिवाइड कर रहे हैं। ठीक, तो अधिकतम बेंडिंग मोमेंट किससे निकलता है, WL/10 से। ठीक है, तो ये तो स्टूडेंट्स अभी आपने ट्रस के 1-लाइनर क्वेश्चंस देखे स्टील स्ट्रक्चर ड्राइंग में। इसके बाद मैं और 1-लाइनर क्वेश्चंस ला रहा हूँ। ट्रस में अभी काफ़ी क्वेश्चंस बचे हुए हैं, पर क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है इस कारण से अब इसको मैं अगले चैप्टर के साथ इंक्लूड कर दूंगा, यानी कि जो आपका कॉलम बेस्ड चैप्टर है उसके साथ इंक्लूड कर दूंगा, उसमें ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, ताकि आप अधिक से अधिक क्वेश्चंस कर पाएँ। हमारा ये एम है, और आप एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर स्कोर कर पाएँ। और
जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, पढ़ाई पूरे होने के बाद भी पॉलिटेक्निक क्लासेस का नाम याद रखें कि हाँ सर ने हमें कुछ पढ़ाया था। ठीक है, हम लोग ज़्यादा दिखावा नहीं कर पाते, हमारे पास ज़्यादा सेटअप इतना बड़ा नहीं है कि हम आपको कुछ बहुत ज़्यादा सेटअप के साथ दिखा पाएँ, बट कोशिश हमारी पूरी ये रहती है कि कंटेंट आपको वो दें जो टू द पॉइंट हो और आपके एग्जाम में सिलेबस में काम आने वाला हो। ठीक है, क्योंकि हम लोग खुद बच्चों को पढ़ाते हैं, स्टूडेंट्स को पॉलिटेक्निक के, तो हमें एक्चुअल स्थिति पता है ग्राउंड पे क्या होती है, आपका पेपर कैसे बनता है, आपके पेपर का जो लेवल होता है वो कहाँ तक जा सकता है। ठीक, तो हमारा फोकस कंटेंट पे रहता है बजाय दिखावे के। सो कुछ स्टूडेंट्स मुझसे कह रहे थे सर आप लाइव चलाइए, सर आप ऐसा करिए, सर वैसा करिए। देखिए स्टूडेंट्स, अभी हमारे पास ना इतना सेटअप है और ना ही इतना टाइम है कि अभी हम लाइव पर शिफ्ट हो जाएं। और लाइव क्लास में मैं आपको सच बताऊं, सिर्फ और सिर्फ टाइम खराब होता है। 30 मिनट की क्लास में सिर्फ 15 मिनट क्लास चलती है, 15 मिनट बिना मतलब की चीज़ें होती हैं, कभी कमेंट सेक्शन पढ़ो, कभी कुछ करो, कभी वीडियो साफ़ नहीं आ रहा, कभी आवाज़ नहीं आ रही, इसी सब में चलता रहता है। यहाँ हम 30 मिनट के अंदर आपको 30 मिनट का एक्यूरेट प्योर कंटेंट डिलीवर करते हैं जब हम खुद से रिकॉर्डिंग करते हैं। और लाइव में हम आपके प्रॉब्लम सुन सकते हैं, तो उसकी क्वेरीज़ को आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, आपको वैसे भी जवाब दे ही देते हैं। तो थोड़ा सा सपोर्ट करिए, हम भी कोशिश कर रहे हैं शिफ्ट होने की, पर आगे जैसा समय आएगा वैसा हम करेंगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अगले वीडियोज़ के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा लीजिएगा। थैंक यू।